नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। नरेंद्र मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है और ऐसे में सरकार का फोकस साफ तौर पर इस बात पर रहा है कि कैसे सबका साथ सबका विकास हो सके। और इन तमाम चीजों के बीच में भी एक जो क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है लोगों की जिंदगी को एक सकारात्मक बदलाव देने की दिशा के अंदर। और इसी बीच और विज्ञान के क्षेत्र पर ही बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हैं। स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 साल के उपलक्ष्य पर आपकी जो एक बाइट थी, जो तमाम अखबारों में भी देखी कि साइंस इज बैक ऑन ट्रैक, इनोवेशन इज की और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनोवेशन एक की है। 2 साल के अंदर क्या मान के चले, साइंस ने कितना अचीव किया है लोगों की जिंदगी को एक सकारात्मक बदलाव देने की दिशा में? देखिए, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा फोकस रखा और सबके लिए भी बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है कि जो भी हम काम करें वो सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और इस नाते विज्ञान को भी हमें जनता के हित के साथ जोड़कर जनता की अनसुलझी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से उसका इस्तेमाल करना है। और मैं ये समझता हूँ कि यूँ तो वैज्ञानिक लोग हमेशा ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस 2 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत फोकस्ड ढंग से जनता के लिए बेहतरी के अनेकों ऐसे उपकरण खोज किए, ऐसी नीतियां बनाई, उनके लिए ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं पैदा कर दी हैं जिनका असर हमारे को 2 साल के अंदर अंदर नज़र आने लगा है। यूँ तो मैं विज्ञान की 2 साल की बात करूँ तो मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ। मैं 30 मीटर के टेलीस्कोप की बात कर सकता हूँ। मैं लीगो जो ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरी है उसकी बात कर सकता हूँ। मैं 3.6 मीटर का जो हमारा देवस्थल में हमने टेलीस्कोप स्थापित कर दिया है उसकी बात कर सकता हूँ। सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात कर सकता हूँ। अभी आपने देखा कि स्पेस शटल जो कि जिसके कुछ पार्ट जो हैं वो रीयूजेबल हैं, ये अपने आप में एक कितनी बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है। एस्ट्रोसैट की मैं बात कर सकता हूँ जिसके अंदर की अल्ट्रा वायलेट जो है मैकेनिज्म हमारे जो है इनपुट्स के साथ जो है हमारी लेबॉर्ट्रीज़ ने बेंगलोर की दिया और वो अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो है काम कर रहा है। लेकिन मैं अभी उसकी बात करने से पहले बात करना चाहूँगा कि हमने विज्ञान के माध्यम से आम आदमी की जीवन को कैसे परिवर्तित किया। मैं सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है किसानों के संदर्भ में। किसान सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में भी रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सूखे से जो है उनके ऊपर जो जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हम जानते हैं कि कितनी प्रकार की तकलीफ़ें हो रही हैं। अगर मैं खेती की चर्चा करूँ तो हमने विज्ञान के माध्यम से कई ऐसी जो है चीज़ें जो है पैदा की हैं इसी 2 साल में। मान लीजिए कोई एरोमेटिक प्लांट्स का मूवमेंट है, मेडिसिनल प्लांट्स का मूवमेंट है, कोई जो है लेमन ग्रास के माध्यम से, अश्वगंधा के माध्यम से, ऐसे स्थानों पर भी जहां मान लीजिए थोड़ी बहुत बारिश हुई और जो है सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर भी ऐसी उपज जो है हम कर पाएँ, ये हमने साइंस से खोज के। और अब आप आंध्र प्रदेश में जाइए कुनूर में और दूसरे किसी स्थान पे, वहाँ कम से कम 10,000 जो है एकड़ से भी ज़्यादा जगह के अंदर किसानों ने जो है सफलतापूर्वक अश्वगंधा लगाकर और 30-40 हज़ार रुपया जो है 1 एकड़ से उनको जो है उसके कारण वो मिलता है। अब खाली यही नहीं, अगर कोई छोटा किसान है तो उसके लिए साइंस ने एक छोटा ट्रैक्टर भी बना दिया है। किसान को हमारे को मौसम की जानकारी देनी है तो हम 30 मिलियन किसानों को आज अपने मौसम विभाग से जानकारी देते हैं कि किस समय वो फसल को बोएं। बारिश ज़्यादा होने वाली है तो उनको जो है अपने पेस्टिसाइड की बचाव करना है, पानी का बचाव करने के लिए इरिगेशन के पानी को बचा सकते हैं। यानी इतनी प्रकार की जानकारियां हम हमारे किसानों को दे रहे हैं। आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो आज उसको अगर हार्ट अटैक हो जाए तो पहले जो है होता था कि जो क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवाई है बहुत महंगी मिलती थी। अब हमने उसके अंदर लेटेस्ट जनरेशन स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है हमारे वैज्ञानिकों ने बना दिया। डायबिटीज़ के लिए 5 रुपए की एक गोली ऐसी BGR-34 गोली जो है उपलब्ध करा दी। और साथ साथ
इतनी प्रकार की टेक्नोलॉजीज हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट टू वेल्थ जिसे कहते हैं। इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका वेस्ट टू वेल्थ का। लेकिन आपने किसानों की बात की, प्रधानमंत्री लगातार एक बात कहते हैं लैब टू लैंड, यानी कि जो रिसर्च की जा रही है वो जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो सके, उत्पादकता बढ़ाई जा सके। शिकायत किसानों की ये रहती है कि जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाती, जो रिसर्च जो की जाती है उस दिशा के अंदर क्या कुछ कर रहा है मंत्रालय कि जमीनी स्तर तक भी पहुंच सके? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो हो सकता है पहले ये खोज हो सकता है लैब में होती होंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको उदाहरण देता हूं। जम्मू के अंदर हमारी सरकार आने के बाद हम लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करके और जो एक आरोग्य मिशन हमने और एक एरोमा मिशन जो है हमने दोनों चीज़ें शुरू की है। तो किसानों को जो है मेडिसिनल प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करके उस सारी चीज़ को हमारे वैज्ञानिक सुपरवाइज भी कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जो है दूसरी जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको भी सुपरवाइज कर रहे हैं। मैंने अश्वगंधा की अभी बात की, हमारी लखनऊ की लैब के अंदर अभी मैंने इसी साल 31 जनवरी को कम से कम 5000 से ज़्यादा किसानों के सम्मेलन में सारे जगह से वो आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश से। उनको हम लोगों ने ये जैसे आर्टिमिस होता है, ये पौधा वो है जिसके मलेरिया के लिए दवाई बनती है, ये भी बड़ा उपयोगी है। उसके अंदर भी जो परिवर्तन करने थे ताकि वो चीन से कॉम्पीट कर सके, हमने वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। इसके लिए मोबाइल हमने उनको डिस्टिलेशन के इस तरह के भी प्लांट्स जो है उपलब्ध, वहीं पे वो मशीनरी उपलब्ध कराई है जिससे कि एरोमेटिक ऑयल जो होता है वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं और उसकी बहुत बड़ी कीमत उनको मिल सकती है। तो हम जो कुछ भी अब लैब में कर रहे हैं उसको पूरी तरह से जनता के बीच में ट्रांसलेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं और सही मायने में विज्ञान को जनता के साथ जोड़कर जनता के हित के लिए उसका सदुपयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात उठाई। लेकिन क्लाइमेट चेंज आजकल एक मुद्दा बना हुआ है। किस तरह से आपका मंत्रालय इस चीज में भूमिका निभा रहा है कि जो मौसम का जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो सटीक हो सके, और इस दिशा के अंदर और क्या कुछ मंत्रालय कर रहा है? देखिए, आपने क्लाइमेट की बात की तो हमारा जो अर्थ साइंसेज मंत्रालय है, जिसको आप मौसम विभाग भी कहते हैं कभी कभी जो है साधारण भाषा में, आज मौसम के बारे में, बारिश के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, आंधी तूफान के बारे में, समुद्र के अंदर जो कोई किसी किस्म का तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, या आने वाले समय में कोई मान लीजिए कोई सुनामी जैसी चीज़ आने की संभावना हो, इस तरह की सभी चीज़ों के लिए जो प्रिडिक्शन करने के जो हमारे वैज्ञानिक तरीके हैं वो आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास हैं। और हम दुनिया के किसी देश से सुपीरियर तो हैं लेकिन इन्फीरियर नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यह कि हम बहुत सारी जानकारियां आज जितने ये जो ओशन के पास, कोस्ट के पास जितने हमारे कंट्रीज़ हैं या साउथ ईस्ट एशिया में देश हैं, इन सबको ये सारी की सारी जानकारियां हम दे रहे हैं। और खाली आप पिछले 2-3 साल का देख लीजिए, पिछले 2 साल में हम लोगों ने कहा बारिश कम होगी तो तकलीफ हुई, इस बार हम कह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा होगी। हम भगवान, हमारे को पूरा विश्वास है कि जो हमने प्रेडिक्शन किया है इस बार भी ठीक होगा। तो अब इसमें भी हम फर्दर इतना मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि हमने नेशनल जो है मॉनसून मिशन जो है ये लॉन्च हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाले वर्षों में होगा और हम इसको डायनामिक मॉडल में परिवर्तित कर रहे हैं। अब यानी हर महीने और एक प्रकार से एरिया के हिसाब से भी जो है सारा डिस्ट्रीब्यूशन, किसान को भी अगर मान लीजिए अभी 130 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो जानकारी हम देते थे, अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर आने वाले समय में जो है किसानों को जानकारी देने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए आपने कहा, तो क्लाइमेट चेंज के लिए तो हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कोलैबोरेशन के तहत पूना के अंदर हमारे जो बिल्कुल लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में अध्ययन हो रहा है और उसके अंदर सारे दुनिया का हम लोग कोऑर्डिनेशन करके एक तरीके का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो शायद दुनिया में होती होगी जो हमारे यहाँ नहीं हो रही। यानी हिमालय के अंदर भी क्लाइमेट चेंज के कारण कोई ग्लेशियर्स मेल्ट तो नहीं हो रहे हैं, उसके कारण कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी हमारी जो वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून में वो रिसर्च कर रही है, हमारा ये जो अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट है वो रिसर्च कर रहा है। ओशंस के अंदर जितने जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में खाली वहाँ ओशन का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और वो सारी चीज़ें
ही प्रेडिक्ट करना ही नहीं, अपितु ओशन में से एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्स गैस हाइड्रेट के माध्यम से ओशन के पानी का इस्तेमाल और उसके लिए डिसैलिनेशन के प्लांट्स को लगाना सफलतापूर्वक, उनको ओशन के अंदर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जो उसके अंदर जो एक इतनी बड़ी क्षमता है, उसकी जो एक तरह से संपदा है ओशन की, उसके लिए जो है हमारे यहाँ पर रिसर्च हो रहा है। ओशन से जो है जो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल, हम जो वेव्स में से भी थर्मल एनर्जी लेकर निकाल कर और उससे हम डिसैलिनेशन का प्लांट चलाएं, इस लेवल तक हमारी रिसर्च हो रही है। और इस रिसर्च को ओशन में करने के लिए हमने सिंधु साधना जो शिप है हमारी, वो भी हमारे CSIR के लोगों ने जो है संबंधित लोगों के साथ मिलकर अर्थ साइंसेज से कोऑर्डिनेशन करके बनाई है। मैं स्वयं आपके जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ पूरा 24 घंटा अरेबियन सी में रहा और मैंने खुद देखा कि समुद्र के अंदर हमारे वैज्ञानिक किस प्रकार से रिसर्च कर रहे हैं। सरकार का फोकस साफ तौर पर क्लीन एनर्जी के ऊपर रहा है, लेकिन एक और बात आती है कि जो सौर ऊर्जा हो गई या फिर जो क्लीन एनर्जी हो गई महंगी बड़ी होती है। अब आपका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है कि इस दिशा के अंदर और भी कुछ रिसर्च की जा सके, जिससे कि भारत में क्लीन एनर्जी का उपयोग किया जा सके? देखिए, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़े मिशन के तहत जो है, यानी जो हमारे यहाँ कोयले का इस्तेमाल करके जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी हम जो है बड़े हाई टेम्परेचर पर जो है उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, यानी कि हम एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ा दें और जो उसके कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है या जो कार्बन क्रेडिट्स वाला इशू है उसका हम ख्याल करके एनर्जी का प्रोडक्शन करें। हम जो क्लीन एनर्जी की दृष्टि से, रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से जो सोलर एनर्जीज़ हैं, इनका इस्तेमाल जो है और फिर इनको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं बैटरीज़ के अंदर। हमारे कई सारे कार्यक्रम हैं जो कोई रेल मंत्रालय के साथ मिलकर है, कोई इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय के साथ मिलकर है, जो कोई IT मंत्रालय के साथ मिलकर है, जिसमें कि रेल के अंदर एमिशंस हम कम कर सकें और डीजल का जो है इस्तेमाल भी कम हो, हम पॉल्यूशन कम कर सकें। इस तरीके की इसमें अभी हमने एक सूर्य ज्योति करके एक बल्ब बनाया है, जो देश में अभी तो उसको हमारे जो प्लानिंग है उन लोगों ने जो है इसको सारे देश में लाखों की तादाद में गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में लगाने के लिए कहा है, जिसमें कि एक सूर्य ज्योति बल्ब को झुग्गी झोपड़ी की छत पर लगाकर उसमें हमने साथ में एक फोटोवोल्टेइक सेल लगा दिया है कि सीधा सूर्य से वो रोशनी लेकर उसको इकट्ठा भी करता है। दिन भर उसके कारण एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रोशनी रहती है और उसके बाद भी 4-5 घंटा रहती है। ये एक रेवोल्यूशनरी काम करा है। तो क्लीन एनर्जी के लिए जितने भी संबंधित पार्टनर्स हैं, उसके लिए जितनी लेटेस्ट रिसर्च है उसको करने के लिए हमारी जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए एक प्रकार से नोडल एजेंसी है और इस पे बहुत आने वाले समय में काफ़ी इसके ऊपर पैसा भी खर्च होने वाला है। काफ़ी इसके बारे में जो है हमारी जो वैज्ञानिक क्षमता है उसका इस्तेमाल भी होने वाला है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मोदी जी का एक लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, उन्होंने सौर ऊर्जा के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रखा है। उसमें उन्होंने गुजरात में भी उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे सामने और ये आने वाले वर्षों में आप देखेंगे 2022 तक जो लक्ष्य है वो सारा का सारा पूरा होगा और देश में हमारा एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी माहौल बहुत बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो सके, लेकिन इस मोर्चे पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मंत्रालय युवाओं को रिसर्च में आने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका इस खास पेशकश के अंदर। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, मोदी सरकार लगातार स्टार्टअप इंडिया की बात करती है, मेक इन इंडिया की बात करती है और स्टार्टअप का तो मतलब ही होता है कि इनोवेशन, नई तरीके से चीज़ों को लेकर के आना। इस दिशा के अंदर सरकार क्या कुछ कर रही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए तो अगर मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रहा है तो वो मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप रिकॉर्ड उठाइए तो आपको पता लगेगा स्टार्टअप्स का बजट ही खाली हम लोगों ने 500% उसको बढ़ा दिया है।
और इस साल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को शुरू करने की जो है योजना है। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी में हमने 2000 से ज़्यादा जो है लोगों को स्टार्टअप मूवमेंट में जोड़ने की हमारी योजना है। पिछले साल ही हमने कम से कम 300 इंडस्ट्रीज़ को, 150 एंटरप्रेन्योर्स को, इन सबको जो है सपोर्ट किया है। और इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग जो है स्थान स्थान पर जो है जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेशन सेंटर्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, उनको विकसित कर रहे हैं। तरह तरह के जो मैकेनिज़्म है उनके माध्यम से हम ऐसे समाज में नौजवानों को, वैज्ञानिक बैकग्राउंड हो, दूसरा बैकग्राउंड हो, इनोवेटर्स हैं, एक नई उनके मन में ऊर्जा है, सोच है, नया दृष्टिकोण है, उनको ढूंढ कर अनेक प्रकार की स्कीम्स के माध्यम से हम जो है उनको जो है इस स्टार्टअप मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इस देश के अंदर व्यक्ति, नौजवान, जिसके पास मन में कोई सोच है, गंभीरता से कुछ वो नया करना चाहता है, उसके लिए उसके दिल में जो है एक किलर इंस्टिंक्ट है, हार्ट एंड सोल से काम करने की उसके मन में इच्छा है, तो हमारा डिपार्टमेंट उसको मदद करने के लिए तैयार बैठा है। और बायरेक के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी सारी ये बड़ी मूवमेंट चल रही हैं। आपने अभी उसका स्वच्छ भारत की बात की, तो जितना ये कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या कोई ई वेस्ट है, कोई ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, इस तरह के जितने भी वेस्ट हैं, इनसे एनर्जी पैदा करने के लिए अभी हमारा टाइफेक जो है वो टेक्नोलॉजी वॉच करके सारे दुनिया का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी क्या होता है, एक म्यूनिसिपैलिटी को कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, वो किसी को भी ले लेते हैं और बाद में हम देखते हैं कहीं कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोजेक्ट फेलियर होता है। हमारे साइंस में हम साइंटिस्ट की भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया में उपलब्ध अनुभव और दुनिया में उपलब्ध जानकारी, इस सबको कंबाइन करके हम लोगों के लिए एक आइडियल रास्ता बना रहे हैं। अभी जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर ही इतनी क्षमता है कि इसमें से आप गोल्ड भी निकाल सकते हैं, इसमें से कोबाल्ट भी निकाल सकते हैं, निकल भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारी नेशनल मेटलर्जी लैब ने जो है इतनी प्रकार की टेक्निक्स विकसित की हैं। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जितने इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, मान लीजिए आपको मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, अभी नोमालीगढ़ में हम लोगों ने 700-800 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कैसे जो है हम हाई क्वालिटी पैराफिन वैक्स या माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स जो है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। 50% उससे हमें जो इम्पोर्ट बाहर करना पड़ता था वो कम हो जाएगा। 500 करोड़ का हमारे को उसके कारण जो है बेनिफिट होगा। अभी मैं काशीपुर में एक प्लांट इनॉग्रेट करके आया हूँ। 10 टन बायोमास उसके अंदर, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो चावल का हो, वो आप सुबह डालिए और 24 घंटे से पहले जो है आपको 3000 लीटर जो है 2G जो है अल्कोहल, आपको जो है 2G इथेनॉल मिल जाएगा। अभी हमारे पास जेट फ्यूल हमने जो है, यानी हवाई जहाज के लिए जो है एक जेट्रोफा जो होता है उससे प्लांट का जो है बायोमास से जो है उसका ऑयल जो है वो निकाल कर उसको जो है इसके लिए जेट फ्यूल की तरह, ऑल्टरनेट जेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए वो बिल्कुल एकदम बराबर क्षमता का। तो ये वेस्ट टू वेल्थ के इतने सारे कार्यक्रम और ये नए नए जितने भी कार्यक्रम हैं, इनमें सब में हम इनोवेशन को, नौजवानों की ऊर्जा को, स्टार्टअप मूवमेंट्स को, इन सबको जोड़कर इनको जो है इनकी चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने कई सारी रिसर्च बता दी, हर क्षेत्र में लगभग रिसर्च के बारे में आपने बताया, लेकिन युवाओं की भागीदारी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। देश का युवा अब बढ़ चढ़ करके रिसर्च में आगे आए, देश छोड़ के बाहर ना जाए, यही रिसर्च करे और देश के लिए काम करे। क्या इसके लिए भी मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? हमारे यहाँ तो देखिए अभी इतनी बड़ी योजना है जिसको अभी हम आजकल कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन नहीं है, अब ब्रेन गेन है या ब्रेन रिवार्ड है। ये हमारी योजना है और बच्चों को स्कूल से लेकर और कॉलेज तक और कॉलेज से PhD करने तक और बाद में रिसर्च स्कॉलर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने तक, रिसर्चर बनने तक, सब स्टेजेस पर इतनी प्रकार की स्कॉलरशिप्स और इतनी प्रकार की स्कीम्स हैं
जो इंस्पायर स्कीम्स के, इंस्पायर फेलोशिप्स के, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स के नाम से जानी जाती हैं। हमने आने के बाद 50% तो वो फेलोशिप्स सबकी बढ़ा दी 2014 में ही। और रामालिंगा स्वामी रामानुजम इस नाम से ऐसी फेलोशिप्स भी हैं, ऐसी जो है सारी की सारी योजनाएं हैं, कई उसके साथ कॉम्बिनेशन करके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, जैसे जिसमें हमारे वैज्ञानिकों को भारत में वापस हम लोग ला रहे हैं। आपको मैं सिर्फ उदाहरण अगर दूं तो पिछले समय में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के मैं स्टडी कर रहा था, शायद 250 लोग आए वापस, 100 तो अभी 2 साल के अंदर अंदर जो है वापस आए। यानी इस दिशा में अब एक बहुत वातावरण में परिवर्तन हुआ है। बाहर जाने की बजाय लोग बाहर से वापस यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि देश में एक ऐसा नेतृत्व आया है जो मेक इन इंडिया के माध्यम से सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा के या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उपलब्ध करा रहा है, अच्छा अनुकूल प्रोफेशनल वातावरण पैदा कर रहा है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि साइंस के अंदर हम सैकड़ों देश में रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस को एक तो रिसर्च के लिए ग्रांट देते हैं, वो चाहे आईआईटीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में अच्छी रिसर्च करने वाले नौजवान हो, संस्थाएं हो। लेकिन इसके साथ साथ सैकड़ों संस्थानों को हम स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट, मोस्ट मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड साइंस के रिसर्च के इक्विपमेंट्स भी हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं। यानी इस मामले में हमारी बहुत ही लिबरल अप्रोच है। एक और चीज़, जो हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए भी मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कई रिसर्च आए, लेकिन क्या कुछ और हो रहा है इसको लेकर? देखिए, हेरिटेज साइट्स को जो प्रिजर्व करना है ये तो हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके संदर्भ में देश को, दुनिया को डिजिटल या साइंस की टेक्निक्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तरीके, उनका इस्तेमाल करके हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर एक भविष्य के लिए काम करना उसने शुरू किया है, कि जिसमें हम हेरिटेज को कैसे डिजिटली जो है संकलित करके और उसको सब चीज़ों को हम कैसे प्रस्तुत कर सकें, और इस पे बहुत एडवांस्ड तरीके से थिंकिंग और इसके ऊपर काम चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही नवीन किस्म का काम है, और जो मैं समझता हूँ कि देश के लिए, देश की संस्कृति और देश की जो प्राचीन जो महानता है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आपने डिजिटल का नाम लिया तो जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन रहा वो भी मुझे याद आता है, एक बड़ी उपलब्धि 2 साल की मानी जा सकती है। इस विषय में अब और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सुपर कंप्यूटिंग मिशन आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ही प्रेस्टिजियस, प्रभावशाली सरकार का प्रोजेक्ट है। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया, मोदी जी के नेतृत्व में 4500 करोड़ रुपए इस पर खर्च होना है। इसको हम अपने आईटी डिपार्टमेंट, डीटी, इन सब की मदद से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और डिजिटल इंडिया के अंदर सारी चीज़ों के अंदर जगह जगह ये सैकड़ों कंप्यूटर्स वगैरह को लगाना, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर भी उसको बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसमें जैसे हमारे मौसम के अंदर आगे हमारा मानसून मिशन है, या मौसम के अंदर बड़ी बड़ी जो हमारे को जानकारियाँ संकलित करनी होती हैं, या आज जो डाटा है वो आपके पास डाटा तो दुनिया भर का आ रहा है, सैटेलाइट से भी डाटा आ रहा है, सब जगह से डाटा आ रहा है, लेकिन डाटा का एनालिसिस करना ये एक बड़ा काम होता है। डाटा आप पहले शायद सालों तक एक डाटा का एनालिसिस करने में समय लगता था, महीनों लगता था, अब वही काम शायद हम कुछ दिनों में कर सकते हैं। तो ये बिग डाटा एनालिसिस, ये जो है सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, इसका एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप है। और जो हम अंतर्राष्ट्रीय जो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े विकसित देशों के साथ, कोई वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया हो, या चाइना हो, या ब्रिक्स के जो देश हैं, रशिया वगैरह, उन सब के अंदर हम बड़ी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है, खासकर जो दूसरे लोगों के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, हम उनके साथ विशेष उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए इज़राइल के साथ हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में काम करना है, या जापान वगैरह के साथ हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके बारे में, कोरिया के साथ जो है ये हमारे कंडक्टर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो हम अभी अपनी जो वैज्ञानिक क्षमता है उसमें दुनिया के अंदर जो बेस्ट है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और हमारे अभी वैज्ञानिकों की जो मैं 1.5 साल में देख पाया हूँ कि दुनिया में, मैं समझता हूँ कि उनकी
बहुत इज्जत है। भारत को लोग कोई लाइटली नहीं लेते, और ख़ासकर जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं वो सारे दुनिया के अंदर हर जगह जहाँ जाते हैं वो साइंस को तो कम से कम अपने फोर फ्रंट पे रखते हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने बेल्जियम के अंदर 3.6 मीटर का जो हमने टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया उसको एक्टिवेट उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने किया। अभी अमेरिका के अंदर जो हमारी लीगो की ऑब्जर्वेटरी है, कितना बड़ा काम, हमारे 37 वैज्ञानिक उसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी की। अब दुनिया में ये तीसरा हमारे यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेटरी भारत के अंदर लगने वाली है, अमेरिका के बाद और दूसरे स्थान के बाद, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना हो कोई सरकार नहीं कर सकती, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो जहाँ एक तरफ गरीब, किसान, जनता, अब जनता के लिए देखिए दवाइयाँ हैं, एक मैंने शायद पहले भी जिक्र किया कि नई नई दवाइयों की किस प्रकार से हम खोज कर सकते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन, छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी जो है डायरिया से डेथ हो जाती थी, $1 में प्रधानमंत्री जी ने रोटा वायरस वैक्सीन उपलब्ध भी हो गई और सारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ गई। अब डेंगू से, मलेरिया से आज भी इतनी मौतें होती हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में इतनी मौतें मलेरिया वगैरह से हुआ करती हैं और भी दूसरे स्थानों पर। तो उसके लिए वैक्सीन को बड़े एडवांस स्टेज में हम लोग कर रहे हैं। जो ऐसे गेहूँ, ऐसे चावल जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, सूखे से रेजिस्टेंट हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो, ऐसे जो है हम अपनी साइंस का प्रयोग करके ऐसी हमने चीज़ें प्रोड्यूस की। अब किसानों के लिए वो उनकी बहुत उपयोगिता है। पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग हमने कर दी है। अब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से आज हम कैंसर का, जिसे कहते हैं, प्रिसीजन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरी बीमारियों का प्रिसीजन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तुलसी का हमने पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया है। अब तुलसी आप जानते हैं कितनी उपयोगी चीज़ है। अगर भारत ने उसका वो सब कर लिया तो हम अभी उसको और ज़्यादा एनालाइज करके कैसे उसका जो उपयोगी गुण है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, और शायद आपके जितनी इनिशिएटिव लिए गए पिछले 2 साल में उसको आधे घंटे में समेटना थोड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन आखिर में बहुत संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूँगा, 2 साल तो निकल गए, लेकिन ऐसे कोई काम जो इन 2 सालों में ना हो पाए हों, अगले जो 3 साल बचे हैं उसमें आप करने की सोच रहे हैं? देखिए, साइंस में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ऑनगोइंग चीज़ होती है। अब हमने 2 साल में इतना कर दिया है कि मैंने सारी लेबॉर्ट्रीज जितनी थी हमारी, उन सब को 2-2 दिन एक साथ उनके लोगों को बिठाकर उनका चिंतन करा के और भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण और उनके लिए टारगेट्स, उनके लिए लक्ष्य, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और उसके लिए रिव्यू और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये सारे तय कर दिए हैं। हमने क्लस्टर्स बना दिए हैं। एक फिजिकल क्लस्टर है, केमिकल क्लस्टर है, स्ट्रैटेजिक क्लस्टर है, बायोलॉजिकल क्लस्टर है। तो सारे लोग देश में मिलकर एक दिशा में ठीक प्रकार से सोचें। वैज्ञानिक लोग जनता के बीच में जाकर समझें कि 65-70 साल बाद कौन कौन सी समस्या है जो अभी अनसुलझी है। अभी हमें बच्चों के लिए मैल न्यूट्रिशन के बारे में चिंता करनी है, हमें डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में हमारी मैसूर की लैब काम कर रही है, कैसे हमें सुलभ ढंग से सस्ते अफोर्डेबल प्राइस पर जो है सब तरह की चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध करानी है, कैसे जो है बड़े बड़े जो मेडिकल डिवाइसेस, अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी में कम से कम 25 ऐसी जो चीज़ें, प्रोडक्ट्स हमने, जो टेस्टिंग किट्स हैं, चाहे वो जो स्टेंट जैसे जो है बायोमेडिकल डिवाइसेस हों, इनको हमने अपने भारत का इंडिजिनस मेक इन इंडिया वाला ये सब प्रोडक्शन किया है। तो इस आने वाले 2 साल में हमने काम की स्पीड बढ़ा दी है, काम को टाइम बाउंड तरीके से सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंचाने का अपना व्यवस्था क्रिएट की है, और आने वाले समय के लिए भी बड़ी चीज़ें भी, साधारण चीज़ें भी, और समाज के सब वर्गों के लिए जो है किस प्रकार से काम करना, जनता के साथ जुड़कर जनता के लिए काम करना और जनता को समर्पित काम करना, ये सारा हमारा दृष्टिकोण है। और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी की जिस प्रकार की सोच है वो विज्ञान के लिए समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के लिए उनके मन में बहुत, जैसे कहते हैं, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उनका खुद स्वयं, उनके पास असाधारण ऊर्जा है, बहुत सोच है, और
मैं तो बार बार एक बात और कहता हूं कि वो सौभाग्य से श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को लेकर आए हैं, जो स्वयं एक इतने बड़े एक तरह से विज्ञान के प्रति कितना समर्पण था और कितना उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो हमने 11 मई 1998 को देखा। आज भी सब लोग 11 मई को टेक्नोलॉजी डे की तरह मनाते हैं। जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने जो है जय विज्ञान भी जोड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, आने वाले समय में और बेहतर होंगे, लेकिन विज्ञान के लिए इसीलिए हमने कहा कि साइंस इज़ बैक ऑन ट्रैक। हमारा जो विज्ञान का जो इतिहास है, हमारा जो अतीत है, वो भी बहुत गौरवशाली है और हम हमारा भविष्य जो है उस गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो दिन है, समय है, और भी ज़्यादा बेहतर हो। शुक्रिया आपने दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत की। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन, साफ तौर पर कहते हुए कि पिछले 2 साल में कई काम हुए हैं जिसने कि आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, सकारात्मक। सरकार का फोकस साफ तौर पर इस बात पर है कि कैसे सबका साथ हो, सबका विकास हो। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।